हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करें। जोधपुर राजस्थान में समृद्धि और व्यक्ति चॉकलेट को देखते हुए दीपांजलि की तरफ हाथ बढ़ाने लगती है तो दीपांजलि समृद्धि से कहती है, तुम्हारे दांतों में कैविटी हो जाएगी तो मत खाओ। वैदिक चॉकलेट का एक छोटा सा पीस समृद्धि को देखकर दीपांजलि को डरती है, एक को दे रही हो दूसरे को नहीं तो क्या बच्चे रोएंगे नहीं खाने के लिए? इडियट। दीपांजलि वैदिक के डांटने पर से घूरती बोली, मुझे इसलिए तुम अच्छे नहीं लगते। शिवांश दीपांजलि की बात सुनकर बोला, वैदिक बिल्कुल सही कह रहा है दीपा, अगर हमारे पास कम हो तो हमें किसी को नहीं देना चाहिए और अगर दे रहे हैं तो सभी को देना चाहिए। शिवांश की बात पर दीपांजलि अपना सिर हिलाकर अपने बड़े से कैडबरी के एक एक पीस सबको देने के बाद वैदिक की तरफ देखती है और अपने चॉकलेट की तरफ फिर उसे खाते हुए वैदिक से कहती, तुम्हें क्या ज़रूरत है? वैसे भी चॉकलेट खाओगे तो मीठा नहीं बोलोगे। अब व्यक्ति दीपांजलि के हाथ से चॉकलेट का पीस लेने लगता है, जिसे देखकर दीपांजलि उसे देखते मेरे अभी को चॉकलेट खाना है। अव्यक्त दीपांजलि की बात को समझते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है तो दीपांजलि मुस्कुराते उसे चॉकलेट दे देती है, जिसे लेकर अव्यक्त वैदिक के हाथों में रख देता है। वैदिक अव्यक्त के हाथ से चॉकलेट ले मुस्कुराते उसे खा लेता है और दीपांजलि को जीभ दिखाकर चिढ़ा देता है। दीपांजलि वैदिक को घूर कर देखती है तभी वहाँ पर जूही आ जाती है। जूही उन सब की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर, क्या मैं तुम सबको ज्वाइन कर सकती हूँ? दीपांजलि जूही की बात पर अपना सिर हिलाते हुए, हाँ हाँ जरूर आकर बैठो हमारे साथ। जूही दीपांजलि की बात पर मुस्कुराते हुए वैदिक के बगल में बैठ जाते हुए सबको लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, क्या बातें हो रही हैं तुम सब में? शिवांश जूही की बात पर बोला, छोटे बच्चों पर नज़र रखने की जिम्मेदारी हमें दी गई है, इसलिए बस हम उन लोगों पर नज़र रख रहे हैं। शिवांश की बात सुनकर जूही सब लोगों की तरफ देखने के बाद अव्यक्त के हाथ को बढ़ाते हुए बोले, तुम सबसे ज़्यादा हैंडसम हो, मेरे पास आओ। ये कहते हुए जूही अव्यक्त को उठाने लगती है, जिस पर अव्यक्त उसके हाथ को झटकते हुए रोना शुरू कर देता है। जूही हक्की बक्की होकर अव्यक्त को देखते हुए घबरा, मैंने कुछ नहीं किया। वैदिक अव्यक्त को अपनी गोद में लेकर उसे झुलाते हुए जूही से बोला, कोई बात नहीं जूही, ये नए लोगों से डरता है, जब तुम उसके साथ रहोगे ना तब तुम्हें पहचान जाएगा और तुम्हारे साथ भी खेलेगा। वैदिक की बात सुनकर दीपांजलि मन में बोली, मेरा भाई वैदिक के गर्लफ्रेंड के साथ खेलेगा और मुझे इग्नोर कर देगा, फिर मुझे हट करेगा जैसे वैदिक मुझे कौवा खाता है? नहीं नहीं, मैं अपने भाई को नहीं जाने दूंगी। इतना मन में सोचते हुए दीपांजलि वैदिक के गोद से बैठ कर छीनते हुए, मैं अपने भाई को चुप करवा लूँगी। वैदिक दीपांजलि की हरकत पर थोड़ा नाराज होकर बोला, दीपा आराम से क्या कहो, अगर अभी को लग जाती तो? दीपांजलि वैदिक की बात को इग्नोर करते हुए बोली, लगे तो नहीं ना, मैं अपने अभी को किसी को नहीं दूंगी। इतना कहकर दीपांजलि उठकर वहाँ से जाने लगी, जिसे देखकर रिद्धम चिल्लाना शुरू कर देता है। रिद्धम के चिल्लाने की आवाज़ पर दीपांजलि रुककर शिवांश की तरफ देखते हुए बोली, शिव रिद्धम को ले जाओ, हम सब लोग शॉपिंग पर जाने वाले थे ना, चलो हम जाएंगे। शिवांश दीपांजलि की बात सुनकर रोनी की तरफ देखते हुए बोला, दोस्त तुम लिटिल बेबी को उठा लो। ये कहते हुए राशि की तरफ इशारा कर देता है, जिस पर रोनी अपना सिर हिला देता है और शिवांश रिद्धम को अपनी गोद में उठाने के बाद रानी की तरफ देखते हुए कहता, रानी तुम समृद्धि को उठा लो। रानी अपना सिर हिलाते हुए समृद्धि को उठा लेती है और शिवांश एक हाथ से सोनाली के हाथ को पकड़ लेता है और सभी दीपांजलि के पीछे पीछे चले जाते हैं। वैदिक पश्चाताप को देखता रह जाता है। जूही वैदिक की तरफ देखने लगी कि जो दीपांजलि को देख रहा था, जिसे देखते हुए जूही वैदिक के हाथ पर हाथ रखते हुए, क्या देख रहे हो? जूही के टच पर वैदिक अपना हाथ पीछे लेते हुए बोला, उन लोगों की सच में शॉपिंग पर जानी है, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। जूही वैदिक के हाथ को एक नज़र देखने के बाद वैदिक की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पता है हम पहली बार जब मिले थे तब तुम्हारी आंखों में एक तरफ थी। वैदिक का पेट से ऊपर से बोला, तुम उम्र से ज़्यादा बड़ी बातें कर रही हो जूही। वैदिक की बात सुनकर जूही भी उसके साथ खड़ी होते बोली, जो उम्र से पहले समझदार हो जाते हैं उन लोगों की नज़रें पड़ने आ जाता है। मेरी दीदी ने मुझे सब सिखाया है। जूही के बाद वैदिक उसे देखते हुए बोला, अच्छा तो क्या दिख रहा है तुम्हें मेरी आंखों में? खालीपन, अकेलापन या और एक तरफ? जूही ने जवाब दिया, जिसे सुनकर वैदिक जूही के सिर पर हल्का सा मार कर, तुम पागल हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, अभी शादी में बहुत एंजॉय करेंगे। वैदिक के बाद पर जूही अपने सिर को हल्का सा सहलाते हुए मुस्कुरा कर वैदिक के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, दीपा को पाना चाहते हो? दीपा ऑलरेडी मेरी है, मुझे उसे पाने की जरूरत नहीं है। वैदिक ने जूही की बात सुनकर कहा, जिसे सुनकर जूही हल्का सा मुस्कुराते हुए, तुम उससे दोस्ती करना चाहते हो या फिर उससे ज़्यादा? वैदिक जूही की बात पर बोला, मुझे नहीं पता। जूही अपना हाथ उसके हाथों में डालते हुए बोली, चलो हम भी शॉपिंग पर जाते हैं।
लेकिन मुझे नहीं जाना। वैदिक ने रुक दिया। जिसे सुनकर जूही उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने सुना कि अभी यहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है और साथ में सब लोग घूमने चलेंगे। वैदिक और कुछ कहता उससे पहले ही विप्लव वहाँ पर आते बोले, तेरी गर्लफ्रेंड बिल्कुल सही कह रही है। विप्लव की बात पर वैदिक चिढ़ते हुए बोला, आप जैसा कंगारू अब मुझे बताएगा कौन मेरी गर्लफ्रेंड है। वैदिक की बात सुनकर विप्लव उसके सिर पर थप्पड़ मारते हुए बोला, तुमसे बड़ा हूँ या फिर छोटा, पूरे 11 साल और मुझसे बदतमीजी करता है। अचानक विप्लव के सिर पर जोर से करने पर वैदिक की आंखों में आंसू भर जाते और वो सिर को सहलाते हुए रौंदी आवाज में कहता, जोर से मारा है। विप्लव वैदिक के आंसू को देखकर उसे अपनी गोद में उठा उसे कंधे पर टांगते बोला, चल अब रोना बंद कर, लड़के रोते नहीं हैं। वैदिक विप्लव के पीठ पर मुक्का मारते हुए बोला, बड़े हो तो क्या मुझे थप्पड़ मारोगे, बहुत बुरे हो आप भी तो रोते हो और अब मैं रो रहा हूँ तो मुझे ज्ञान दे रहे हो। विप्लव वैदिक के पीठ पर मारने पर फ्रस्ट्रेट होकर उसके बम पर थप्पड़ मारते हुए बोले, मुझे मारेगा और जोर से मारूंगा। वैदिक विप्लव के बात पर जोर से चिल्लाते हुए बोला, ब्रो। विप्लव बिना वैदिक पर ध्यान दिए उसे अपने कंधे पर लादे हुए बाहर ले जाता है और जूही गहरी सांस भरते हुए उनके पीछे चली जाती। शाम का वक्त था। 10 ब्लू सिटी मॉल में विकल्प विप्लव, सुधांशु, अथर्व, अनमोल और धैर्य उन लोगों को ऊपर नजर रखने के लिए साथ में शॉपिंग पर आए हुए थे ताकि कोई दिक्कत न हो। और साथ ही शमशेर जी ने अपने कुछ खास आदमी भी भेज दिए थे। महक गाड़ी से उतर अभ्यर्थ को अपनी गोद में पकड़े विकल्प की तरफ देखते हुए बोली, यहाँ पर भी ये सब वैशाली समृद्धि को अपनी गोद में उठाए गाड़ी से उतरते हुए, बड़े घर में पैदा होना भी एक तरीके से पाप है समझो। अनमोल उन लोगों की बातों को सुनते हुए बोला, बातें कम करो और चलो अंदर, शाम होने से पहले पहुंचना है घर वापस। अनमोल की बात सुनकर विप्लव रिया की तरफ देखते हुए बोला, मोटी तेरा बंदा आजकल तेरी संगति में रहकर कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गया है। विप्लव के बाद अनमोल से घूरते बोले, पहली बात तो तुम लोगों की तरह मैं बेवकूफ़ नहीं, क्योंकि ये कहते हुए अनमोल को कुछ अजीब लगता है और वो फिर सिर घुमाकर देखता है जहाँ रिया उसे बुरी तरीके से घूर रही थी। रिया के घूरते हुई नज़र को महसूस कर अनमोल अपने बोले गए शब्दों को एक बार मन में रिपीट कर लिया और रिया से बोला, मैं बेवकूफ़ हूँ। अनमोल की बात सुनकर विप्लव रिया के साइड से गले लगाते हुए बोले, क्या बात है मोटी, तेरा बंदा इतना कंट्रोल में आ गया, तेरी सिर्फ नज़र से ही सारे इल्ज़ाम खुद पर ले रहा है। अनमोल विप्लव की बात पर उसे उठाकर साइड में करते हुए बोला, सूखी हड्डी मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहा कर रिया अनमोल को साइड करते हुए विप्लव के हाथ को पकड़कर बोली, बेस्ट फ्रेंड है मेरा। उन लोगों के झगड़े शुरू होने से पहले ही रुद्र बीच में आते बोले, अरे बस करो यार, चलो शॉपिंग पर आए हो, भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं। सुधांशु रुद्र की बात सुनकर बोला, जीजू आप इतने समझदार कब से हो गए हैं, क्यों तुम्हें अपने खरोच जीजा की तरह लगता हूँ क्या। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, उसकी तरह नहीं हूँ, मैं दिमाग से काम करता हूँ। रुद्र ने मृत्युंजय को चोट करते हुए सुधांशु जी से देखकर विप्लव और विकल्प दांत पीसते हुए बोले, तुम्हारी सारी समझदारी हम यहीं निकाल देंगे अगर हमारे भाई के बीच में लाने की कोशिश की तो। रुद्र उन दोनों के एक नज़र घूरने के बाद फलक के हाथ को पकड़ कर बोला, चलो। फलक अपना सिर हिला देती है। वहीं सभी लोग एक साथ शॉपिंग मॉल के अंदर आ जाते हैं, जिस पर विप्लव उन सबको रोकते हुए कहता है, रुको रुको। अथर्व अब थोड़ा सा चिढ़ कर विप्लव से बोला, अब क्या शॉपिंग करने के लिए भी मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। विप्लव अथर्व की बात पर बोला, तुम लोगों ने तुम में से कौन कह रहा है, मैं तो लेडीज को समझा रहा था, तुम लेडीज हो क्या। विप्लव की बात पर अथर्व दांत पीसते हुए बोले, तुमने रुको रुको कहा, लेडीज नहीं कहा, पहले खुद बोलना सीखो मुँह फट आदमी। विप्लव ने अपने दांत पीसते हुए अथर्व को कुछ कहने लगा कि सुधांशु उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, चुप हो जाए यार, किसके मुँह लग रहा है, चल क्या बोलने वाला था बोल। सुधांशु के बाद पर विप्लव एक नज़र अथर्व को घूरने के बाद सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, कोई साथ में रहोगे तो भी ठीक है, अकेले जाना चाहोगे तो भी ठीक है, लेकिन शॉपिंग करके सभी एक साथ ही एक इंटरेस्ट हॉल पर रुकोगे और सभी के आने का इंतज़ार करोगे। विप्लव की बात सुनकर सभी लोग अपना सिर हिला देते हैं और सभी एक साथ शॉपिंग के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इधर ध्रुवी, नित्या और फलक एक साथ शॉपिंग कर रही थी जब रुद्रा फलक के पास आकर उसके एक ट्रांसपेरेंट नाइटी दिखाते हुए बोले, ये कैसा है। फलक रुद्र की हालत पर नित्या और ध्रुवी की तरफ देखती है जो कि उन दोनों को ही देख रहे थे, जिसे देखकर फलक खिसियानी मुस्कान के साथ रुद्र के हाथ से नाइटी को छीन कर दूसरी तरफ रखते हुए कहते, तुम इसे नहीं पहन सकते। रुद्र फलक की बात पर थोड़ी नाराज होती, मुझे वो कलर अच्छा लगा, तुम पर अच्छा लगता और मैं अपनी बात नहीं कर रहा था। फलक रुद्र के मुंह पर हाथ रखते हुए बोले, तुम कहीं देख ताक कर बात नहीं कर सकते क्या।
रुद्रा फलक के बाद पर उससे पीछे खड़े ध्रुवी और नित्या की तरफ देखता है, जो कि उन दोनों के ही देख रहे हैं। जिसे देखकर रुद्र फलक के हाथ को अपने मुंह से हटाते हुए उन दोनों की तरफ देखकर बोला, सॉरी, थोड़ा कैरेक्टर में बह गया था। तुम लोग शॉपिंग करो, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर रुद्र तुरंत वहां से गायब हो जाता है। फलक उसे जाता हुआ देखने के बाद एक गहरी सांस भरकर मुड़कर नित्या और ध्रुवी की तरफ देखती है तो दोनों मुस्कुरा रहे थे। उन लोगों दोनों की मुस्कान देखकर फलक थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर बोली, वो परेशान बस करता है क्योंकि मैं भी उससे इसी तरह परेशान करती हूँ। फलक के बात पर ध्रुवी मुस्कुराते बोले, नहीं, कभी कभी ऐसी नोक-झोंक और शरारत वाली परेशानी झेलनी चाहिए, क्योंकि यही तो बस याद होती है जब रिलेशनशिप पुराना हो जाता है। तो ध्रुवी के बात पर नित्या उसकी तरफ देखने लगी। जब उसे याद आया कि करण भी विप्लव को बिल्कुल उसी तरह परेशान करता था, अजीब अजीब बातें करना और उसे हर पल सताता रहता था। इन सब चीज़ों को याद करते हुए नित्या को अपने दिल में दर्द होने लगता है। ध्रुवी नित्या को खामोश देकर बोली, क्या हुआ नित्या, क्या तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा है? ध्रुवी की आवाज़ पर नित्या अपने सेंस में वापस आते हुए बोली, हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इस लहंगे को लूँगी। ये कहते हुए नित्या एक ग्रीन कलर के लहंगे को उठा कर लेती है तो उस पैरेट ग्रीन कलर के राजस्थानी कारीगरी करे लहंगे को देख ध्रुवी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, क्या तुम्हें ग्रीन कलर पसंद है? नित्या लहंगे की तरफ देखती है तो उसे एक बार फिर करण की याद आती है, जो कि उसके ग्रीन सलवार सूट पर कॉम्प्लीमेंट करते हुए कर रहा था। मुझे ग्रीन कलर बहुत पसंद है। नित्या उस लहंगे को वापस टांग कर ध्रुवी से बोली, मैं वॉशरूम के आती हूँ। इतना कहकर नित्या दौड़ते हुए वहाँ से बाथरूम देखने चली जाती है। फलक कन्फ्यूजन में जाती हुई नित्या को देख ध्रुवी से बोली, इसे क्या हो गया? ध्रुवी अपना सिर नहीं में हिलाकर, पता नहीं, चलो तुम शॉपिंग पर ध्यान दो। फलक अपना सिर हिलाती है और वो लोग फिर से शॉपिंग पर लग गए। ध्रुवी नित्या के पसंद के लहंगे को उठा लेती है। इधर नित्या वॉशरूम के अंदर रो रही थी। उसके जहन में बार बार करण का ख्याल आ रहा था। नित्या अपने बालों को नोचते हुए गुस्से से बोली, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे साथ, मैं अकेले बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। ये कहते हुए नित्या की आंखों से बुरी तरीके से आंसू बहे। जब वहाँ पर बने बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है, अथर्व बाहर आते हुए कहता है, यार तुम मेरे रोमांस के बीच में कबाब में हड्डी क्यों बन रही हो? अथर्व की आवाज़ सुनकर नित्या हैरान हो जाती है और जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ करने लगकर उसकी तरफ देखती है जहाँ एक लड़की बाहर जा रही थी। नित्या हैरानी और घिन भरी नज़र से अथर्व को घूरते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडीज वॉशरूम में आने की? अथर्व अपना हाथ साफ कर मिरर में देखते हुए अपने बालों को ठीक करते हुए नित्या की तरफ देख कर बोला, किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है, दो चीज़ों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, चलती हुई ट्रेन और बुलाती हुई लड़की के पीछे। लेकिन मैं थोड़ा सा बेशर्म हूं ना, इसलिए जाना पड़ता है। नित्या अथर्व की बात पर गुस्से से बोली, तुम निकलो यहाँ से। अथर्व नित्या के बात पर तिरछी मुस्कान के साथ अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है, जिसे देख नित्या घबराहट में पीछे होते हुए बोली, देखो, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश मत करना, वरना तुम पर भारी पड़ सकता है। अथर्व नित्या की बात को इग्नोर करके उसके बिल्कुल नज़दीक आ जाता है तो नित्या दीवार से टकराते हुए आंखें बंद करके कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो। अथर्व नित्या के घबराए हुए चेहरे को देख हल्का सा मुस्कुराकर उसके गाल को छूने के बाद उसके पीछे लगे टिश्यू पेपर मशीन से टिश्यू पेपर लेकर अपने हाथ को पोंछते हुए बोला, वो क्या है ना, शरीफ लड़कियों की इज्जत उतारना मेरी फितरत में नहीं है। मैं तो उनके फ़ायदे का उठाता हूँ जो खुद मेरे पास आती हैं, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। इतना कहकर अथर्व टिश्यू पेपर को डस्टबिन में डाल देता है। नित्या खुद से दूर धक्का देते हुए गुस्से से बोली, तुम मेरे नज़दीक क्या कर रहे हो? अथर्व नित्या का धक्का देने पर उसे घूरते हुए, मुझे ज़्यादा बदतमीजी नहीं पसंद, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा ना, तो तुमसे भी यही उम्मीद करूँगा कि तुम मुझसे भी बदतमीजी मत करो। नित्या अथर्व की बात पर उसे घूरते हुए, मुझे अच्छे से पता है तुम कैसे लड़के हो। अथर्व तिरछी मुस्कान के साथ, अलवत मुझे भी पता है तुम कैसी लड़की हो जो अपने पति के साथ 9 महीने रहने के बाद उसे तलाक देकर आई। वो किसी की क्या सगी होगी? नित्या अथर्व की बात पर एक चटा उसके गाल पर जड़ देती है और गुस्से से कहती है, तुम होते कौन हो मेरे फैमिली के डिसीजंस के बीच में बोलने वाले? पहले खुद के अंदर तो झाँक कर देखो, जिसका खुद का कोई कैरेक्टर नहीं। अथर्व अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर नित्या को घूरते हुए बोला, जी तो चाहा था तुम्हारे इस तमाचे का ऐसा जवाब दूं कि किसी की नज़र ना मिला सके, लेकिन क्या कर सकते हैं, बेचारी खुद किस्मत की मारी है, तुम्हें बेइज्जत करने में मरने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इतना कहकर अथर्व नित्या को एक नज़र घूरकर बाथरूम से बाहर चला जाता है। नित्या के कान में सिर्फ अथर्व की कही बातें गूंज रही थी। उसे अपने
दर्द होने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब ध्रुवी बाथरूम में आती है और नित्या को रोता हुआ देख उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ नित्या? नित्या ध्रुवी की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देख उसे कसकर गले लगाकर रोने लगती है। ध्रुवी नित्या के पीठ को चलाते उसे बस पेपर करती है। करीब 5 मिनट तक लगातार रोने के बाद नित्या का रोना सिसकियों में बदल जाता है। ध्रुवी नित्या से अलग होने के बाद उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोले, तुम ठीक हो? नित्या आंखों में आंसू लिए ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोली, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैं खुश क्यों नहीं रह पाती? जो भी मेरे ज़िंदगी में आता है या तो खुद चला जाता है या फिर मैं उसे दूर कर देती हूँ। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।